अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है डिवेंचर का उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे डिवेंचर के पीछे। अब आप क्या पढ़ेंगे, तो जो इसकी अकाउंटिंग पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो डिवेंचर को, इश्यू ऑफ डिवेंचर दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक, क्या हो सकता है, तीन तरीके से हो सकता है। बेसिकली डिवेंचर तीन तरीके से इश्यू हो सकता है। पहला, फॉर कैश, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, और एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यानी डिवेंचर आपका तीन टाइप से इश्यू हो सकता है, फॉर कैश, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, और एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, फॉर कैश अगर होगा तो तीन तरीके से हो सकता है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। समझ गए। फॉर कंसीडरेशन भी होगा अदर देन कैश, तो ये भी तीन तरीके से इश्यू होगा। ठीक है, एट पार, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। यहां भी ये तीन तरीके से कंसीडरेशन अदर देन कैश में भी इश्यू हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब एज कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम इन दोनों को निपटा लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे मुझे निपटाने में, क्योंकि ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। इसकी एंट्री और इसकी एंट्री, पार और प्रीमियम की एंट्री तो आपने शेयर में भी किया हुआ है, वो बिल्कुल सेम होगा, एंट्री बिल्कुल वही होगी, शेयर की जगह डिवेंचर आ जाएगा। समझ गए, शेयर की जगह क्या आ जाएगा, डिवेंचर। तो एक नमूना मैं आपको दिखा देता हूं, नमूना देख लीजिए। नमूना क्या है कि अगर मान लीजिए आप पार पे मैं डिस्काउंट वाला नमूना दिखा देता हूं, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, पुरानी बात नई बात सबको समझ में आ जाएंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए आप डिस्काउंट पे करते हो, तो डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, जितने पैसे आपने, जितने में आपने इशू किए थे, है ना, जो आपकी फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से कम पे आपने इश्यू कर दिया, फेस वैल्यू से कम पे आपने इशू कर दिया। यही हुआ ना डिस्काउंट का मतलब। जो आप डिस्काउंट पे करते हो, जब फेस वैल्यू से कम पे करोगे तो एक तरीके से आपका क्या होगा, लॉस होगा, है ना। अगर लॉस होगा तो लॉस को भी आप फिर सेट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, लॉस के ऊपर भी आप बात करेंगे। तो आप डिस्काउंट पर इशू कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब आप इशू करेंगे तो बहुत ही सिंपल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट, पहली एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया APPALL का मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहली एंट्री पास कर दी, मैं डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ मित्रों। ठीक है, ओके। दूसरी एंट्री आप क्या पास करेंगे, और ये भी मैं बात कर रहा हूं जब आप लमसम पे कर रहे हो। किस पे कर रहे हो, लमसम पे कर रहे हो। चलो, अगर लमसम पे कर रहे हो, मैं ऐसे मान के चलता हूं कि आप लमसम पे नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे, खाली डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखोगे। अगर आप लमसम पे नहीं करते, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो आप क्या लिखोगे, खाली डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे। फिर आप डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर, जितना परसेंट डिवेंचर मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो परसेंट डिवेंचर होता है वही होता है क्लास ऑफ डिवेंचर, है ना। तो परसेंट डिवेंचर अकाउंट, क्या किया आपने, परसेंट डिवेंचर अकाउंट कर दिया। फिर आप तीसरी एंट्री पास करोगे और आप मांगोगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मांग लिया आपने डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। फिर आप लिखेंगे 2% डिवेंचर अकाउंट, ठीक, और इसी में डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। समझ गए बात, क्योंकि जो डिवेंचर है वो अपने पार वैल्यू पे जाएगी, है ना, और अलॉटमेंट
क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किया गया हुआ है, क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया गया हुआ है, इसलिए वो जो डिस्काउंट होगा वो कहाँ पे, जनरली डिस्काउंट की एंट्री हम अलॉटमेंट के साथ करते हैं। ये मेरे वर्ड याद रखिएगा, ये मेरे लाइन, कि जनरली हम क्या करते हैं, जो डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू करते हो तो वो जो एंट्री होती है डिस्काउंट की वो हम कहाँ पास करते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे पास करते हैं, और वो हम ये दिखाएंगे। ठीक है, अब आपको चौथी एंट्री आ गई, फोर्थ एंट्री इसमें यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आपके पास आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसे आ गए। ठीक है, अब आपने क्या किया, पैसे आने के बाद आपने नॉर्मली पैसे आ गए। ठीक, अब जिस साल में आपने डिवेंचर इशू किया है, याद रखिएगा जिस साल में आपने डिवेंचर इशू किया है, ठीक है, उस साल के 31/3 को एक 5वीं एंट्री पास करेंगे बॉस। 31/3 को एक 5वीं एंट्री पास करेंगे। मैंने कहा कि डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर जो होगा, 10 रुपए का डिवेंचर था, 8 रुपए पे इश्यू किया, 2 रुपए का आपका घाटा हुआ कि नहीं हुआ, घाटा हुआ ना, तो इस घाटा को कहीं ना कहीं से राइट ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे, आप करेंगे ना। तो आप कहां लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू, किसको करेंगे डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, हाँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, हाँ, और ऐसा करने के बाद ये एंट्री क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, जब इसको ट्रांसफर कर दिया। तो सारा कुछ करने के बाद, मतलब जो मान लो अगर इश्यू आपने किया हो और डिस्काउंट पे किया हो और 3 इंस्टॉलमेंट हो, एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, तीनों हो, तो उस केस में पहले फर्स्ट कॉल वाली एंट्री पास कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉल विद इन 1 ईयर ही आपने मांगा होगा, उसी साल में कहीं मांगा होगा, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट कर दिया, और लास्ट में जब ईयर क्लोज होगा 31/3 को, हमेशा याद रखेंगे, तो ये एंट्री हमेशा लास्ट में आएगी, चाहे कितने भी इंस्टॉलमेंट्स होंगे। और अगर लिखा हुआ कि फुल्ली पेड है तो सारे इंस्टॉलमेंट, या लिखा हुआ कि ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वर रिसीव्ड, ऑल द कॉल्स वर रिसीव्ड, है ना, कॉल्ड एंड रिसीव्ड, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सारे कॉल कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए, और ईयर एंड में डेफिनेटली ये डेट डाल करके एंट्री पास कीजिए। अगर आपने डेट डाल के नहीं पास किया तो यहाँ पे नंबर आपके कटम कट हो सकते हैं भाइयों। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, तो आपने ये भी देख लिया कि देखो यार, अगर पार पे हो या प्रीमियम पे हो, खाली हमको पार पे होगा तो कुछ किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, प्रीमियम पे होगा तो SPR हो जाएगा, तो हमने शेयर कैपिटल में भी SPR का ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो हमको मालूम है, उससे अलग कुछ भी यहाँ पर नहीं होता। ओके फाइन, कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी सेम चीज होंगी। यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है, कंसीडर, अगर मान लीजिए प्रोमोटर को किया, अंडरराइटर को किया, सेम ट्रीटमेंट है, कोई अंतर नहीं है, खाली डिवेंचर आ जाएगा शेयर की जगह, और कोई अलग कुछ भी नहीं होगा, याद रखेंगे आप। और मान लीजिए कि आपने उसको बिजनेस परचेज किया है, उस केस में आपको इश्यू प्राइस होता है, आपको जो है ना नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इश्यू किए गए वेंडर को अगर आपने कोई एसेट परचेज किया हुआ और उसके अगेंस्ट आपने डिवेंचर इशू किया गया हुआ हो, तो वेंडर से प्राइस एक फिक्स हो गई होगी कि हम आपको इतने में देंगे, तो वो जो परचेज कंसीडरेशन है उसके अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपने इशू किए, उसको निकालने के लिए सिमिलर फॉर्मूला यूज होगा, वही फॉर्मूला यूज होगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स के लिए। कोलैटरल के केस में नंबर ऑफ डिवेंचर्स के लिए सिंपल फॉर्मूला होगा क्या, परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। अब इश्यू प्राइस क्या होगा, क्योंकि जब नरेशन लिखेंगे तो आपको वहां लिखना पड़ेगा, नरेशन लिखेंगे तो लिखना पड़ता है ना कि इतना डिवेंचर 6000 डिवेंचर 6000 10% डिवेंचर @ ₹10 ईच, ऐसे करके लिखना होता है। तो इश्यू प्राइस में आप लोग क्या करेंगे,
लिखेंगे इश्यू प्राइस में, यहां पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको करना होगा, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, फाइन। इश्यू प्राइस में कुछ भी हो सकता है, पार हो गया तो फुल वैल्यू लेंगे। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू, इश्यू प्राइस मतलब हो गया सिंपल कि 10 रुपये का है, पार है तो पार पे, प्रीमियम है तो प्लस उसमें आ जाएगा, डिस्काउंट हो गया तो माइनस उसके अंदर आ गया। स्टोरी समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई। पार, डिस्काउंट, प्रीमियम, डिस्काउंट में ही थोड़ा सा फर्क है, प्रीमियम में सिमिलर है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब जो तीसरी सिचुएशन है, यार इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी में हमारा मतलब क्या होता है, कोलैटरल का मतलब क्या होता है, पहले ये हम समझ लेते हैं। कोलैटरल का मतलब हो गया कि देखो यार, जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है, जो प्राइमरी सिक्योरिटी है, अगर वो आपका सफिशिएंट नहीं है तो हम एडिशनल सिक्योरिटी की मांग करते हैं। मान लीजिए आपने किसी बंदे से लोन लिया, कंपनी से, कंपनी ने किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने लोन लिया कंपनी ने, तो कंपनी ने क्या किया, उसको बदले में कोई सिक्योरिटी दी। अब वो कहता है कि यार देखो तुम्हारी जो सिक्योरिटी है ना, वो मेरे को एडिशनल सिक्योरिटी एज एन एडिशनल सिक्योरिटी डिवेंचर मेरे को अपना दे दो। ये तो ठीक है, और मेरे को एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर मेरे को डिवेंचर इशू कर दो, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, उसको डिवेंचर इशू कर देती है। अब वो डिवेंचर इशू करने में आप जरा दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्या कोई पैसा वो देता है क्या बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स कोई उस डिवेंचर के अगेंस्ट कोई पैसा तो देगा नहीं, क्योंकि ये डिवेंचर तो एज अ सिक्योरिटी दिया जा रहा है, तो कोई पैसा तो आएगा नहीं कंपनी के पास, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर बढ़ जाएंगे लेकिन कोई पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा। समझ में आई। तो पहली बात कि कोलैटरल सिक्योरिटी होता है क्या, एडिशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ओवर सिक्योरिटी। देयर वाज अ सिक्योरिटी एंड दैट सिक्योरिटी सीम्ड insufficient, so the lenders asked for more security in terms of, or some additional security in terms of debenture. So such issue of debenture or such a type of issue of debenture is called issue of debenture as collateral security, ठीक है ना। अच्छा, अकाउंटिंग में इसके दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। पहला मेथड है कि व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास्ड, कि कोई इसकी जर्नल एंट्री आप पास नहीं करेंगे। दोस्तों, जर्नल एंट्री पास करने का मतलब होता है रिकॉर्ड बनाना। तो पहली बात तो होगी कि जब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, और दूसरी बात हो गई व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो दो सिचुएशंस हो गए, नो जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री। अगर नो जर्नल एंट्री है तो पता है आप क्या करेंगे, इसका एक ट्रीटमेंट मैं आपको भी समझाऊंगा। यहां पर कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, तो सीधे सीधे आपको क्या बनेगा, एक बैलेंस शीट बनेगी। क्या बनेगी, एक बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में आपको पता है नोट नंबर होता है, नोट नंबर लिख दिया, यहाँ पर अमाउंट का कॉलम होता है, लिख दिया। ये पार्टिकुलर्स होता है, यहाँ भी पार्टिकुलर्स लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने जो डिवेंचर इशू किया है वो आपने बोरोइंग्स के अगेंस्ट इशू किया है, और अगर कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मान के चलेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अगेंस्ट आपने ये डिवेंचर इशू किया है। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसमें आपका पहला पार्ट क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहली पार्ट होती है ना, पहला होता है। इसमें दो सेक्शंस होते हैं, दो हेड्स होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर फंड और एक होगी आपकी लायबिलिटीज जो होती हैं वो। तो आप जो लायबिलिटीज हैं उसके केस में यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होगी, यहाँ पे मेन हेड हो गया, ठीक है, और इसके सब हेड में आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको कहा कि भैया तुमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग बैंक से ली, किससे ली, बैंक से ली, या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली तुमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तुमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग को अपना नोट नंबर अभी नहीं यहाँ पर दिखा दिया, जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली। मान लो तुमने 10 लाख रुपए एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली। कितनी ली, 10 लाख रुपए एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर मान लो आपने ली। छोटा इसको कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो 10 लाख रुपए ली, तो यहाँ पर आप 10 लाख रुपए लिख देंगे,
ठीक, 10 लाख हो गए, 10 लाख लिख के इसको बंद कर दिया आपने, ये बंद हो गया। लेकिन इसके साथ आप क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट करेंगे, और उस नोट्स टू अकाउंट में आप डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक, तो हमने हमेशा बोला है कि नोट्स टू अकाउंट में आपने क्या लिखना है, जो सब हेड है उस सब हेड को यहां पर लिखते हो। ठीक है, सब हेड को लिख दिया। मेन हेड क्या था, नॉन करंट लायबिलिटीज, और सब हेड क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख दी। ठीक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैंने अभी कहा कि आपने बैंक से लोन लिया था, तो बैंक से आपने लोन लिया, तो सपोज कर लीजिए आपने लिया टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से आपने कितने लोन लिए, 10 लाख रुपए का लोन लिया। स्टोरी समझ में आ रही है? तो आप कहोगे सर अभी तक तो आपने कुछ नया किया नहीं, आप तो वही कर रहे हो, बैंक लिया, अभी कोलैटरल का क्या? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए बैंक को आपने 10 लाख का आपने बैंक से लोन लिया, और बैंक के साथ आपकी अग्रीमेंट हुई कि 10,000 है ना, 10,000 100 रुपये का डिवेंचर, 10,000 बैंक के साथ आपकी एग्रीमेंट किया होगी कि 10,000 10% डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच issued as collateral security, issued as collateral security। ठीक है, ये बैंक के साथ एग्रीमेंट है, किसके अगेंस्ट, बैंक ने जो आपको टर्म लोन दिया उसके अगेंस्ट। 10,000 10% डिवेंचर एट द रेट ₹100 ईच। ये जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू 10 लाख के बराबर ही हो, 12 लाख का भी हो सकता है, 15 लाख के भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 9,000। ठीक है, कि ये जरूरी नहीं है कि जितने का लोन तुमने दिया है उसी वैल्यू के बराबर तुम्हारी कोलैटरल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहां पे 9,000 10% डिवेंचर एट द रेट 100 ईच इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहां पर एक नोट लिखेंगे, लिखेंगे सिक्योर्ड, यहां पर लिखेंगे secured by issue of 9,000 9% डिवेंचर at the rate ₹100 each as collateral security। बस कहानी हो गई खत्म। क्या लिख दिया आपने, ये कंडीशन थी ना, इस कंडीशन को खाली यहां पे आपने लिख दिया, बाकी सारी वही चीजें लिखी। बैंक से लोन लिया था, 10 लाख का लोन लिया था, ठीक है, टर्म लोन था, ये तो लिखा, लेकिन इस टर्म लोन के अगेंस्ट हमने कंपनी ने 9,000 10% डिवेंचर एट द रेट 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया। वो आपने खाली यहां पर मेंशन कर दिया, लिख दिया। कब, जब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी थी तब। अब आपके क्वेश्चन में यही पूरी बात आएगी, जो मैंने बात बोला यही बोलेगा, और आपको कहेगा कि आप इसको बैलेंस शीट में दिखाइए, इसको प्रेजेंट कीजिए, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। हेलो, पक्का आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, आया भी होगा आपके पेपर में, अगर आपको याद हो या आप ब्राउज करें अपने पेपर्स को, साल में जो पेपर हुए हैं उसमें, तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बस सिंपली ऐसे दिखाना है आपको, याद रहेगा। चलिए, जो कोलैटरल सिक्योरिटी था इसको मैंने मिटा दिया, लेकिन यहां पर यही रहने दो, 9,000 है ना, 10% डिवेंचर एट द रेट ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सेम एग्जाम्पल को इश्यूड, ठीक है, सेम एग्जाम्पल के थ्रू हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और लोन हमारा 10 लाख का ही था, टर्म लोन, ये सेम के साथ हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर जर्नल एंट्री पास करनी हो तो बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री है। क्या लिखेंगे जर्नल एंट्री, लिखेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। डिवेंचर आपने इशू किया ना, आपने
डिवेंचर इशू किया कितने परसेंट का, 10% डिवेंचर, इस केस में 10% डिवेंचर, क्योंकि मैंने जो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी जो डिवेंचर इशू किया है वो 10% क्लास वाला डिवेंचर है, तो 10% डिवेंचर अकाउंट लिख दिया। ठीक है, तो जो कोलैटरल सिक्योरिटी थी उसको हमने यहां पर एंट्री कर दी। अब कितना सिक्योरिटी इशू किया था, 9 लाख, क्या वैल्यू लिख दी, 9 लाख, 9 लाख की थी ना, 9 लाख की थी ना बॉस, है ना। 9 अगर आपने 9,000 किया है तो ये 9 लाख है, हो गया। नरेशन लिख देंगे सेम, इश्यूड 9,000, 10% डिवेंचर एट द रेट ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी, सिर्फ ये लिख देंगे। नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, इश्यूड, वही लैंग्वेज उठा के लिख देंगे, 9,000, 10% डिवेंचर एट द रेट ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, बस। अब इसका बैलेंस शीट ट्रीटमेंट देखेंगे कि बैलेंस शीट ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो दोनों चीजें अगर पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा, समझ गए। तो एक तो ये एंट्री भी पास करनी है, कोलैटरल सिक्योरिटी की एंट्री पास करनी है, और दूसरा आपको बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट एक प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपने यहां पर प्रिपेयर कर लिया, बिल्कुल जैसे आप लिखते हो, नोट नंबर, यहां पर अमाउंट लिख देंगे, ये पार्टिकुलर्स लिख देंगे। हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग कभी भी प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट को प्रिपेयर करें हमेशा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अब आपकी क्या थी, नॉन करेंट लायबिलिटी थी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज, और इसके अंदर आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो एग्जांपल मैंने लिया था उसमें था 10 लाख रुपए आपने बैंक से लोन लिए थे, तो 10 लाख रुपए आपने यहां पर लिख दिए। अब इसी का आपने क्या किया, नोट्स टू अकाउंट बना लिया, और यहां पर चूंकि एक ही नोट टू अकाउंट बना रहे हो तो नोट नंबर 1 लिख दोगे। और नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखा आपने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पहला ये हो गया नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, पहला हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मेरी तरह ब्रेक करके नहीं लिखना, एक ही लाइन में पूरा लिखना। मेरे पास तो स्पेस की थोड़ी कमी हो गई है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। सुंदर से लिख देता हूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया यार इसी जगह में। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या था, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, क्या था, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। कितना लिया था बच्चों, 10 लाख लिए थे, 10 लाख हो गया। अच्छा, इस 10 लाख के लिए 10 लाख लिख दिया। अच्छा, इस 10 लाख के लिए आपने क्या किया था, 9,000 डिवेंचर्स आपने इश्यू किए थे। तो आपने क्या किया, 9,000, 10% डिवेंचर एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, ईच इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, लिख दिया। कोनो प्रॉब्लम है का, नहीं। कितना हो गया, 9 लाख, 9 लाख हो गया। तो ये इसी लाइन में यहां पर अमाउंट लिख दिया हमने, 9 लाख हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस को माइनस कर देंगे। कितना डिवेंचर सस्पेंस है, 9 लाख है। क्या हो गया, ये 9 लाख में से 9 लाख गया तो 0, 0 हुआ, तो ये 0 हो गया। टोटल कितना हो गया, 9 लाख ही हुआ। दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट दिस इन द बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स। टोटल 10 लाख होगा ना, हाँ 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। प्रेजेंटेशन देख लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जब भी पूछेगा
3 नंबर में पूछेगा, और इससे पहले वाला जो बताया बिना जर्नल एंट्री वाला वो 1 नंबर में पूछेगा। करेक्ट।